नमस्कार दोस्तों। 13 जनवरी 2012 दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन जहाज जो शाम के 7:15 पर रवाना होता है अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बन जाएगा। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। जिसमें इस जहाज की बात की जाए तो ये जहाज हमारे ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से कई गुना बड़ा है। इसलिए इसमें बैठे हैं 4252 पैसेंजर। इस जहाज की फैसिलिटी की बात की जाए 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 बड़े बड़े रेस्टोरेंट और 13 अलग अलग बार, एक कसिनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट्स, एक जिम्स यानी फिटनेस सेंटर और तो और इसमें एफआई रेसिंग सिमुलेटर भी लगा हुआ। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली के शहर समोना, जहां तक पहुंचने में उसे करीब 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए करीब 2.5 घंटे ही हुए थे। इसी बीच सभी को एक बहुत बड़ा धमाका सुना और इस आवाज के कुछ ही समय बाद जहाज की सारी लाइट बंद हो जाती और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लगता है। उस समय घड़ी में टाइम हो रहा था लगभग 9:45। ये एक ऐसा समय था जब कुछ लोग अपने डिनर के लिए टेबल पर बैठे हुए थे और कुछ लोग डिनर करके सोए हुए थे। इसी बीच सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती और वो देखते हैं अपने कैबिन से बाहर निकलकर कि ये हो क्या रहा है। इतने में डिनर टेबल की थालियां एक तरफ गिरने लग जाती है। इसी बीच लोगों को बताया जाता है कि जहाज में इलेक्ट्रिक फेलियर हो रहा है। लेकिन असल बात तो ये थी कि जहाज का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था। जहाज के कैप्टन एक्चुअली बात को छिपा कर रखना चाहते थे, लेकिन इसी बीच जहाज दूसरी तरफ टिल्ट होने लगता है और लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं है, जिससे लोग घबरा जाते कि कोई टाइटैनिक जैसा बड़ा हादसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन समझने की बात तो यह है कि हमारे ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक का हादसा करीबन 100 साल पहले 1912 में ही हुआ था। धीरे धीरे जहाज एक तरफ टिल्ट होते जा रहा है और जहाज के निचले वाले कमरे पानी से भरते जा रहे हैं। अब लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा, लेकिन पैसेंजर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया जा रहा है? जहाज के कैप्टन इतने चुप क्यों बैठे? कोस्टा करोसिन नाम की एक इटालियन कंपनी द्वारा चलाया जाता था, लेकिन सन 1948 में उन्होंने कोस्टा लाइन की शुरुआत और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनी बन गई, जिसे आगे चल करके 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन की कंपनी इसे खरीद लेती है और कोस्टा कार्निवल की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। जून 2006 में उन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, जो मैं आज आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। बस अपना दिल थाम के बैठ जा। ये अपने जमाने की सबसे बड़ी क्रू मेंबरशिप है, जिसको बनाने की कॉस्ट पड़ी है $570 मिलियन। उस दिन शिप के कैप्टन थे फ्रांसेस्को चेटिनो, जो एक इटालियन आदमी थे। ये 2002 से इस कंपनी के लिए ही कार्य कर रहे थे। बाकी इस कैप्टन का नाम याद रखना, क्योंकि ये आज की इस कहानी में अहम भूमिका निभाने वाला है। शाम के 7:18 पर यह जहाज अपने पहले डेस्टिनेशन समोना के लिए रवाना हुआ, लेकिन रवाना हुए सिर्फ 2 ही घंटे बीते थे और ये जहाज अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि ये भटकाव ऑटोमेटिकली नहीं होकर के ये हमारे कैप्टन द्वारा जानबूझकर किया गया, क्योंकि इटली शहर का गिग्लियो आयरलैंड जो काफी नजदीक था और वो चाहते थे कि आयरलैंड पर बैठे हुए लोग इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सकें। जब भी कोई जहाज पानी के नजदीक से गुजरता है तो उसे सेल पास्ट या सेल बॉय कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली जब भी कोई जहाज समुद्र से गुजरता है तो वो किनारे से 7 से 8 किलोमीटर दूर चलता है, क्योंकि जहाज को चलने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। लेकिन ये जहाज तो किनारे से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ही चल रहा था, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी की सख्त कमी हो सकती है और पानी में बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं जिससे इसका टकराव हो सकता है। इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट में भी यही दर्ज किया गया। ये जहाज किनारे से एक अनसेफ डिस्टेंस पर चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि कैप्टन इस जहाज को किनारे के इतने नजदीक क्यों ले जा रहा था? लेकिन बाद में पता चला कि कैप्टन सेटिनो एक समय में एक सीनियर कैप्टन मारियो पोलंबो के अंडर काम किया करते थे और मारियो पोलंबो जो इस गिग्लियो आयरलैंड पर ही रहते थे। इसलिए कैप्टन सेटिनो मोरियो को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि हम इस आयरलैंड से गुजर रहे हैं और हम आपके लिए एक सायरन बजा देंगे, हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। लेकिन मारियो कहते हैं कि मैं तो इस आयरलैंड पर हूं ही नहीं, मैं तो इटली के किसी दूसरी जगह पर हूँ। और ऐसी बातें होती हुई कॉल कट जाती। कॉल करी गई थी रात के करीब 9:40 पर और इस कॉल के कुछ ही समय बाद जहाज में टकराव हो जाता। टकराव जहाज के हल पर हुआ था, जो करीब 70 मीटर लंबा हल को सिरता हुआ जहाज को तबाह कर। जिस जगह पर यह टकराव हुआ था वो जगह इस आयरलैंड से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही थी। रात के अंधेरे में ये समसमाता हुआ जहाज इतने करीब पहुंच जाता है आयरलैंड। टकराव के कुछ ही समय बाद पानी जहाज के अंदर आने लग जाता है। इसी बीच उस समय 26 साल के थर्ड ऑफिसर कैप्टन एंड्रियो
अपने कैबिन पर सो रहे थे। लेकिन इस हड़बड़ाहट से उनकी नींद खुल जाती है और वो अपनी कैबिन से बाहर आकर देखते हैं, लेकिन तब तक पानी हॉलवे के अंदर भर चुका था। वो तेजी से इंजन रूम की ओर भागते, लेकिन तब तक इंजन और जनरेटर भी पानी की चपेट में आ चुके। 9:52 पर इंजीनियर और बाकी ऑफिसर उस जनरेटर को भी चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाते। लेकिन इस बीच कैप्टन अनाउंसमेंट करते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बस लाइट गई है तो इसे हम कुछ ही समय में फिर से शुरू करेंगे। इसी बीच जहाज तो आगे बढ़ता ही रहता है, लेकिन कैप्टन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते और वो जहाज को एक यू टर्न में घुमाते ताकि जहाज समुद्र के बीच में ना चला, जिससे जहाज डूबने का चांस थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन जैसे ही ये यू टर्न लेते हैं जहाज टिल्ट हो जाता है। इसी बीच जहाज के क्राइसिस कोऑर्डिनेटर रॉबर्टो फरानी 2 बार कॉल करते हैं कैप्टन सेटिनो को 10:05 पर, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। लेकिन दूसरी कॉल 10:04 पर कैप्टन सेटिनो मान लेते हैं कि टकरा हुआ है, जिससे जहाज में प्रॉब्लम हो गई है। इसी बीच वो अपनी गलती कवर अप करने के लिए कहते हैं कि जहाज की लाइट चली गई थी इसलिए टकराव हो गया। लेकिन एक्चुअली बात तो ये है कि जहाज के टकराव के कारण जहाज की लाइट चली गई। इस कियोस्क के बीच कुछ लोग लोकल पुलिस को भी कॉल करते। 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन सेटिनो को एक कॉल करते हैं कि जहाज के साथ क्या हुआ है उसकी हमें जानकारी दो। ये तब होता है जब ऑलरेडी आधा घंटा बीत चुका। लेकिन उसके करीब 10 मिनट बाद कैप्टन डिसीजन लेता है और रेडियो ऑपरेटर को कहा जाता है कि तुम कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ कि जहाज के लेफ्ट साइड में टक्कर लग गई और हमें एक टग बोट की मदद चाहिए। यहाँ की एक मिनट लोगों की धड़कनें बढ़ा रही। इसी बीच फाइनली 10:32 पर एक इमरजेंसी अलार्म दिया जाता है और पैसेंजर को कहा जाता है कि तुम इमरजेंसी एरिया पर चले जाओ और दूसरी इंटरेक्शन का इंतजार करो। रात के करीब 10:48 तक जहाज अपने स्थान पर 30 डिग्री तक टिल्ट हो चुका था। इस घटना को करीब 1 घंटा बीत चुका, तब जाकर के कैप्टन सेटिनो फाइनली ऑर्डर देते हैं कि अब जहाज को अबैंडन किया। यहाँ आप सोच सकते हैं 4200 से ज्यादा लोग यहाँ बुरी तरह फंसे हुए और ऊपर से कैप्टन सेटिनो जो टाइम पर जानकारी भी नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ वो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। आगे चल करके कैप्टन ऐसा कर देता है जिससे लोगों में और अधिक हड़बड़ी मच जाती है। यानी अब कैप्टन सेटिनो जहाज को छोड़ करके जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर तो यह थी कि क्रू मेंबर्स संदेश आने से पहले ही लोगों को लाइफ बोट में बिठाकर उसे भेजना शुरू कर चुके थे। बाकी कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी तो वो तैर कर ही जा रहे थे, क्योंकि आयरलैंड यहाँ पर काफी नजदीक ही था। इस हड़बड़ी के बीच एक इंडियन क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे, कर्नाटा रमेशाना, जो कॉन्कॉर्डिया के 11 मेंबर्स में से ये अकेली महिला थी। ये बताती है कि उस समय लोगों में लैंग्वेज बैरियर उभर कर सामने आने लगा। यानी जहाज में बैठे हुए अधिकतर लोग इटालियन थे और जो अधिकतर क्रू के मेंबर्स थे वो अधिकतर इटालियन भाषा को समझ ही नहीं पा रहे थे। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अधिकतर क्रू के मेंबर्स ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। लेकिन उस रात एक और क्रू मेंबर्स जहाज पर मौजूद थे, रसेल रोबेलो, जो उस दिन एक वेटर के तौर पर कार्य कर रहे थे, जो सेटिनो के बताने से पहले ही लोगों को लाइफ बोट में बिठाने में मदद कर रहे थे और वो आखिरी दम तक लोगों की मदद करते रहे उसे बचाने के लिए। लेकिन इस घटना में वो अपने आप को नहीं बचा पाया और उसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ हमारे भाई साहब सेटिनो, जो जहाज के स्टाफ मेंबर में से पहले व्यक्ति थे, जो करीबन 11:19 पर जहाज को छोड़ करके चले गए थे। गिग्लियो आइलैंड अपने आप में एक छोटा सा है जहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन उस दिन वहां के लोगों ने काफी सहायता दी थी। उस समय ये आयरलैंड के डिप्टी मेयर थे और उसे पता चला कि एक जहाज समुद्र में डूब रहा है, तो वो एक खुद सिविलियन बनकर लोगों की मदद करने लगे। इस कियोस्क के बीच 2000 से 3000 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे। रात के करीब 11:38 पर इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के नाव भी वहां पहुंच गए। करीबन 100 लोगों का वो सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी भी यहाँ पर लोग कितने फंसे हुए हैं। करीब 12:45 पर ये कैप्टन सेटिनो को कॉल लगा करके कहते हैं कि तुम जहाज को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते, तुम फिर से जहाज पर जाओ और लोगों का रेस्क्यू करवाओ। लेकिन कैप्टन सेटिनो वापस नहीं जाते। इसी बीच इटालियन रेस्क्यू टीम और क्रू मेंबर्स रात भर लोगों की मदद करते रहे और हमारे कैप्टन सेटिनो दूर बैठकर नजारा देखते रहे। इसी बीच गिग्लियो आइलैंड काफी छोटा सा ही है, वहां पर केवल 700 लोग ही रहते थे, लेकिन उस रात उन लोगों ने काफी मदद की थी। लेकिन उस रात उन्होंने अपने सारे स्कूल, चर्च और भी स्थानों को खोल दी ताकि लोगों को स्थान मिल जाए जिससे उसको थोड़ा आराम मिले। लेकिन फिर भी इस घटना में 32 लोगों की मौत हो जाती है। अगर उस रात कैप्टन सेटिनो द्वारा टाइम पर इन्फॉर्म किया जाता तो यह हादसा काफी हद तक निश्चित घट जाता। इसके बाद इस जहाज का रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें इस जहाज को फिर से खड़ा करके अपने स्थान पर ले जाना था, जिसमें इस पूरी घटना से लेकर रेस्क्यू तक इस कंपनी को $2 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि कैप्टन सेटिनो का क्या हुआ,
तो उस पर कोर्ट द्वारा 2017 में हत्या का दोषी केस लगाया गया और उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए दुनिया की सबसे बड़ी टाइटैनिक मिस्ट्री। 100% चांस है कि आप हमारे चैनल पर नए होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।